दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपका ग्रुप डी एग्जाम 2018 में पूछा जा चुका है, इसलिए दोस्तों सारे क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई हो जाते हैं आपका 2021 ग्रुप डी एग्जाम के लिए। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में काफ़ी लोग कंफ्यूज करते हैं, तो चलिए दोस्तों एक एक करके क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है, खाली स्थान एक क्षार धातु है। चलिए दोस्तों इस प्रश्न का जो है हम लोग आपको आवर्त सारणी पर ले चलते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए क्षार धातु को देखिए दोस्तों, पहला वाला जो दोस्तों यहाँ पे आपको वर्ग या समूह दिख रहा होगा दोस्तों, इसी को वर्ग भी बोलते हैं और समूह भी बोलते हैं, इसलिए आपको एग्जाम में ये दोनों शब्द आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। दोनों में वर्ग को ही समूह बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग कॉलम बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आपका जो पहला वाला वर्ग हुआ, ठीक है, इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, क्षार धातु एक पूरा है। जैसे देखिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये जितने भी दोस्तों हैं ये आपका सभी क्या है, क्षार धातु है, ठीक है। देखिए सेकेंड वाला दो दोस्तों हो गया आपका बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है दोस्तों। ये सारे जो हुए वो क्षारीय आपका मृदा धातु हुए, ठीक है। प्रथम वाला क्या हुआ दोस्तों, वर्ग क्षारीय धातु हुआ, दूसरा वाला क्या हुआ आपका क्षारीय मृदा धातु हुआ, ठीक है। देखिए दोस्तों ये पीला वाला यहाँ से जो दोस्तों दिख रहा होगा 3 से लेकर आपका 12 तक यहाँ तक, इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, संक्रमण धातु बोलते हैं, ठीक है। इसमें से दोस्तों किसी भी तत्व को उठाकर पूछेगा कि यह क्या है, दे देगा ऑप्शन दोस्तों कि क्षार धातु है, कि क्षारीय मृदा धातु है, कि दोस्तों आपका हाइड्रोजन तत्व है, क्या है कि आपका संक्रमण तत्व है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें से किसी को भी दे देगा, ये पीला वाला जो भी आपको भाग दिख रहा है, तो इसमें से क्या हो जाएगा दोस्तों, वो आपका संक्रमण तत्व हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप क्षारीय धातु को समझ गए होंगे, ठीक है। इसमें से जितने को देगा वो सारे क्या हो जाएंगे, क्षारीय धातु हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और एक चीज और बता देते हैं दोस्तों इसमें, देखिए जैसे मान लें कि दोस्तों ये आपका पहला समूह हुआ, ठीक है। तो दोस्तों अगर इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास लिखेंगे ना, जैसे पीरियोडिक टेबल को किस लिए सजाया गया है, क्योंकि जैसे मान लीजिए पहला वर्ग या समूह हुआ तो इसका दोस्तों प्रॉपर्टी जो होगा वो लगभग सेम होगा, दूसरा का दोस्तों प्रॉपर्टी आपका सेम होगा, तीसरा का अपना ही प्रॉपर्टी सेम होगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह सजाया गया है, ठीक है, ताकि हम लोग को पढ़ने में आसानी सुविधा हो, ठीक है। देखिए तो दोस्तों देखिए आपका हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया दोस्तों, ये सारे के बाह्यतम कक्षा में देखेंगे तो आपका एक इलेक्ट्रॉन ही नजर आएगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन नजर आएगा। तो ऐसे भी दोस्तों आप लोग पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए अगर मान लेते हैं दोस्तों कि अगर सोडियम को लेते हैं यहाँ से, तो दोस्तों क्लियर हो गया होगा ना कि कौन होगा, तो कौन हो जाएगा दोस्तों, आपका पहला ही हो जाएगा दोस्तों, सोडियम हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखिए हम क्या बताए हैं कि कि प्रथम जो आपका कॉलम होता है दोस्तों, उसका क्या होता है, आपका बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो उससे भी आप लोग पकड़ सकते थे, क्योंकि ये तो दोस्तों जान गए ना कि प्रथम वाला ही वर्ग या समूह को क्षार धातु बोलते हैं, पूरा समूह को। तो ठीक है, तो जब प्रथम वाला को बोलेंगे तो याद रखने के लिए भी तरीका बता दें दोस्तों कि अगर परमाणु संख्या आपको याद हो तो कैसे आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए देखिए दोस्तों अगर सोडियम है तो सोडियम का कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए सोडियम हो गया तो दोस्तों इसको कितना हो गया आपका 11 हो गया। तो इसको लिखिए इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास, ठीक है। कक्षा में सेलों की संख्या कैसे बढ़ता है, 2n², ठीक है। तो पहला कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों पहला जो समूह होता है उसमें सारे जो जितने भी तत्व होते हैं वो सारे के बाह्यतम कक्षा में कितना होता है, 1 होता है। तो जैसे ही दोस्तों एक अगर नजर आया आपको तो मार दीजिएगा कि हाँ आपका सोडियम ही होगा, क्योंकि दोस्तों पहला ये आपका वर्ग या समूह का हो गया, ठीक है। अब पहला ही वर्ग और समूह को क्या बोलते हैं, आपका क्षार धातु बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। देख लीजिए आपका एल्युमिनियम है दोस्तों, तो इसका भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 13 हुआ दोस्तों, तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 8 3 लिखेंगे। तो देखिए ये 3 आ गया, तो ये तो दोस्तों होगा नहीं, क्योंकि जान रहे हैं कि बाहरी कक्षा में जब तक 1 नहीं होगा वो आपका क्षार धातु नहीं हो सकता है, ठीक है। आपका इसी तरह मैग्नीज देखते हैं दोस्तों, तो मैग्नीज का कितना हो जाता है, मैग्नीज का आपका हो जाता है आपका 25 हो जाता है दोस्तों। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए 2 हो गया, 8 हो गया, और दोस्तों अब की तो मान लें कि तीसरा कक्षा में तो होता है 3 3 9 2 18 हो गया। तो दोस्तों 18 अगर लिखेंगे तब तो दोस्तों आपका ज़्यादा हो जाएगा ना, ये आपका 25 ही होता है, जबकि आपका अगर 18 लिख देंगे तो आपका 28 हो जाएगा। तो देखिए फिर एक बार 8 ही लिखिए यहाँ पे, और फिर कितना लिखेंगे, देखिए 8 और 2 10 हो गया, 10 और 8 18 हो गया, 18 19 20 और 5 25 यानी 7 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका भी 7 आ रहा है दोस्तों, तो ये भी आपका संक्रमण तत्व नहीं होगा, क्योंकि 1 होना चाहिए, हम पहले ही बता दिए हैं। मैग्नीशियम देख लीजिए दोस्तों, मैग्नीशियम का आपका कितना हो जाता है, मैग्नीशियम का आपका 12 हो जाता है। तो 12 कैसे लिखेंगे, 2 8 2 लिखेंगे। तो देख लीजिए ये भी आपका
ये दोस्तों आपका बाहरी वाला क्या बताता है कि आपका वर्ग बताता है दोस्तों। देखिए आपका 25 लिख के पूछ देगा कि कौन वर्ग या समूह में आता है, तो क्लियर है दोस्तों कि ये 7वां में आएगा, ठीक है। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। मैग्नीशियम कईवां वर्ग में आएगा या समूह में आएगा, तो ये दूसरा वर्ग या समूह में आएगा, ठीक है। बाहरी वाला समूह का बताता है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इसको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु से संबंध बंधे होते हैं, ठीक है। इथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं। तो देख लीजिए आपका, देखिए इथेन पहले कौन सा ग्रुप का है, आपका एल्केन ग्रुप का है। तो एल्केन का सूत्र क्या हो जाता है दोस्तों, आपका ऐसे हो जाता है CnH2n+2 हो जाता है, ठीक है। तो इसी में दोस्तों 1 2 3 4 रखते जाएंगे तो क्या बनते जाता है आपका मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऐसे बनते जाता है। तो देखिए मेथेन एथेन तो 2 रखेंगे ना दोस्तों, तभी तो इसका एथेन का सूत्र आएगा ना। तो देखिए C2H 2 2 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा दोस्तों। तो आपका एथेन का सूत्र C2H6 हो जाएगा, ठीक है। इसको दोस्तों अब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए आपका A हो गया, C हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ से आप ये 6 है ना, तो देखिए H यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पर भी H हो जाएगा, यहाँ पर H, यहाँ पर भी H, ठीक है दोस्तों। तो यही तो बोल रहा है। देखिए कार्बन परमाणु जो है, कार्बन परमाणु देखिए कितने से बंधे होते हैं, तो देखिए ये 4 गो से न बंधा रह रहा है। देखिए 1 2 3 और 4 गो से बंधा रह रहा है, ठीक है। कार्बन परमाणु इसमें भी देख लीजिए कितने से बंधा हुआ है, तो 1 2 3 4 से बंधा रह रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इसको समझ गए होंगे क्लियर से। तो आपका बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 परमाणु, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे अच्छे से। देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों समझिए कि आवर्धक ग्लास क्या होता है। क्वेश्चन दोस्तों आपको ऐसे भी इसको पूछ सकता है कि आवर्धक लेंस किसको कहते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो आवर्धक लेंस जो होता है दोस्तों, उत्तल लेंस को ही आवर्धक लेंस बोलते हैं, उत्तल लेंस को आवर्धक लेंस बोलते हैं, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे आपका बोल रहा है कि एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल है। तो दोस्तों साधारण आवर्धक ग्लास होता है, यानी उत्तल लेंस में साधारण में शामिल होता है आपका ये दोस्तों छोटी फोकस लंबाई के उत्तल लेंस होता है, ठीक है। छोटी फोकल लंबाई के, फोकल या फोकस हो गया दोस्तों, एक ही AF के बारे में जिक्र कर रहा है, ठीक है। फोकल लंबाई का उत्तल लेंस हो गया, तो यहाँ से आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी पहले वाला बात बताएं, याद रखिएगा। आवर्धक जो लेंस होता है आपका उत्तल लेंस को ही बोलते हैं दोस्तों। ये अवतल का तो जिक्र ही नहीं आएगा आवर्धक में, ठीक है। इसलिए आप लोग ये तो आपका ऐसे ही दोनों ऑप्शन छट जाएगा, ठीक है। और दोस्तों साधारण का बात बोलेगा तो वो आपका छोटी फोकल लंबाई का उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं इसको भी आप लोग समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन है कि सभी एसिड के लिए आम तत्व है, ठीक है दोस्तों। सभी एसिड के लिए आम तत्व है। तो देखिए दोस्तों जितने भी आपका एसिड है, जैसे मेथेनोइक अम्ल ले लीजिए, एथेनोइक अम्ल ले लीजिए, प्रोपेनोइक अम्ल ले लीजिए दोस्तों, कोई भी ले लीजिए दोस्तों, तो उसमें आपका हाइड्रोजन शामिल रहेगा ही रहेगा, ठीक है। मेथेनोइक अम्ल को क्या बोलते हैं दोस्तों, फार्मिक अम्ल बोलते हैं। तो देखिए अगर मेथेनोइक अम्ल की बात बोले दोस्तों, देखिए लिख देते हैं मेथेनोइक अम्ल, ठीक है। तो इसका क्या हो जाता है, इसका सूत्र हो जाता है दोस्तों H हो जाता है दोस्तों, इसमें COOH जुड़ते रहता है, ठीक है। वही दोस्तों आपका एथेनोइक अम्ल के बात बोले, एथेनोइक अम्ल को ही क्या बोलते हैं, एथेनोइक अम्ल को ही दोस्तों एसिटिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। आपको एसिटिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। इसका सूत्र क्या हो जाता है दोस्तों, एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल का। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एसिटिक अम्ल को ही एथेनोइक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। आपका IUPAC नेम है एसिटिक अम्ल का, एथेनोइक अम्ल, ठीक है। तो इसका सूत्र दोस्तों हो जाता है आपका CH3COOH हो जाता है दोस्तों इसका सूत्र, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों। देखिए 2 गो है ना, तो यहाँ पे से ऐसे लिख सकते हैं C2O2H4 भी इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों सारे में देख रहे होंगे कि हाइड्रोजन जितना भी अम्ल होता है ना, तो उसमें हाइड्रोजन शामिल होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ गए होंगे। और दोस्तों आप पिछला बार ग्रुप डी का सेट बनाए होंगे तो देखे होंगे दोस्तों कि आपको लगभग क्वेश्चन जो है ना केमिस्ट्री का, आपको हर एक शिफ्ट में जो दोस्तों है आपका 4 से 5 6 7 ऐसे भी मतलब 6 क्वेश्चन तक ले भी दोस्तों केमिस्ट्री से पूछा जा रहा था, ठीक है। तो दोस्तों फिजिक्स और केमिस्ट्री आप लोग बिल्कुल मतलब चुस्त दुरुस्त रखिएगा, ठीक है, ताकि एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटे उससे, ठीक है। और दोस्तों ये सारे जो क्वेश्चन बता रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला बोल रहा है दोस्तों कि आधुनिक आवर्त सारणी में, ठीक है, समान वर्गों के तत्वों में समान होते हैं। देखिए दोस्तों अभी वाला क्वेश्चन को ही घुमा दिया है। देखिए समान वर्ग के, ठीक है, देखिए आइए फिर से चलते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए बोल रहा है दोस्तों कि समान वर्ग के, देखिए बोल रहा है यहाँ पे कि समान वर्ग के तत्वों में समान होता है, यानी समान वर्ग के तत्वों में क्या चीज समान होता है? तो आपका दोस्तों वही संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं दोस्तों? बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो देखिए इसका बाहरी कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो समान हो जाएगा दोस्तों। इसका भी बाहरी कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे मान लें कि इसका दोस्तों 2 आ रहा है, ठीक है, बाहरी कक्षा में, तो सारा का दोस्तों 2 ही आएगा, ठीक है। इसका दोस्तों 3 है तो सारा का 3 ही आएगा। इसका 4 है दोस्तों, चौथा में पढ़ रहा है, तो इसका सारा का वैलेंस जो होगा, मतलब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होगा दोस्तों, वो 4 ही होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इसको समझ गए होंगे, ठीक है। आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं उसी को संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। चलिए दोस्तों फिर से समझ लेते हैं इसको दोबारा। देखिए आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में क्या समान होता है? तो आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आपको 2 को लेकर दिखा लेते हैं। देखिए जैसे हाइड्रोजन हुआ तो दोस्तों इसका तो 1 होता ही होता है, ठीक है। हाइड्रोजन के बाद आप सोडियम ले लीजिए दोस्तों, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा? आपका सोडियम का हो जाएगा 11 हो जाएगा, तो 2 8 1, इसका भी तो 1 होगा दोस्तों ना। ये ध्यान दीजिएगा, ये सारा आपका एक ही वर्ग समूह में आता है, ठीक है। हाइड्रोजन हो गया, आपका सोडियम हो गया, लिथियम हो गया दोस्तों। जैसे देखिए ये आपका लिथियम हुआ, तो लिथियम का दोस्तों कितना हो जाता है? लिथियम का आपका हो जाता है दोस्तों 3 हो जाता है, ठीक है, 3 हो जाता है। तो देखिए इसको भी देख लीजिए, तो 2 1 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो बाहरी कक्षा में कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी दोस्तों प्रथम वर्ग वाला जो होगा दोस्तों, प्रथम कॉलम वाला जो होगा, वो सारा का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 1 ही होगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से कि आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के, जैसे एक वर्ग लेंगे ना तो उसके तत्वों को वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा वो आपका समान ही होगा, ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है दोस्तों। उसी को इंग्लिश में बोलते हैं आपको। तो देखिए आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों इसको भी आप लोग अच्छे से बिल्कुल समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन है, देखिए ये भी दोस्तों को बहुत कंफ्यूज करते हैं दोस्तों, मंदन में क्या है? मंदन होता है, देखिए मंदन खाली स्थान है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले जानिए दोस्तों कि मंदन यानी त्वरण, ठीक है। जब त्वरण यानी एक्सीलरेशन को, ठीक है दोस्तों, निगेटिव से सूचित किया जाता है ना तो इसी को मंदन बोलते हैं, ठीक है। जब दोस्तों त्वरण को कैसे से इंडिकेट करते हैं? एक्सीलरेशन होता है इसका इंग्लिश, ए से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जब इसको निगेटिव से निरूपित किया जाता है ना दोस्तों, इसको मान को, जैसे मान लें कि एक्सीलरेशन कुछ भी दिया हुआ रहे, जैसे मान लें कि 10 दिया हुआ रहे दोस्तों, ठीक है। एक्सीलरेशन का क्या होता है? साइन यूनिट आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसको जब दोस्तों निगेटिव से हम सूचित करेंगे ना तो यही आपका क्या होगा? मंदन होगा, ठीक है। तो दोस्तों अब क्लियर हो गया होगा, मंदन जो होता है हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक त्वरण होता है, ठीक है। मंदन एक प्रकार का त्वरण ही है दोस्तों जो ऋणात्मक आपका होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो अपने भाई के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपका मोस्ट VBI हैं, बार बार दोस्तों बोल रहे हैं, आपका ग्रुप डी एग्जाम 2021 के लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए निम्न में से किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है? तो दोस्तों कठोर कोशिका भित्ति जो है आपका स्क्लेरेनकाइमा में पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। आपका कभी कभी ये भी दोस्तों पूछता है कि जो दोस्तों नारियल का जो कड़ापन होता है ना दोस्तों, बाहरी भूसी देखते होंगे इसका, नारियल का आवरण कितना कठोर बना होता है दोस्तों, तो उसमें भी आपको क्लियर करके दे सकता है कि नारियल का जो ऊपरला हिस्सा होता है उसमें कौन सा ऊतक होता है, ठीक है। तो उसमें दोस्तों क्या होता है? आपका स्क्लेरेनकाइमा ऊतक होता है, ठीक है, क्योंकि यह दोस्तों बहुत कठोर होता है, ठीक है। नारियल वाला आप लोग ऐसे करके याद रखिएगा, नारियल से, ठीक है। इसमें भी क्या होता है दोस्तों? इसका आवरण जो होता है आपका स्क्लेरेनकाइमा ऊतक, इसमें से भी निर्मित होकर ये बना हुआ रहता है। तो यहाँ से सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन। अगला दोस्तों क्वेश्चन है आपका कि विखंडन के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है दोस्तों। विखंडन के कितने प्रकार होते हैं? तो दोस्तों विखंडन के 2 प्रकार होते हैं, आप लोग जान रहे होंगे। पहला दोस्तों आपका हो जाता है समसूत्री हो जाता है दोस्तों विभाजन, और आपका दूसरा हो जाता है अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है, ठीक है दोस्तों। आपका 2 हो जाता है, ठीक है, विखंडन के प्रकार, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। तो यहाँ से डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये डी हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए 9वां देखिए दोस्तों क्वेश्चन, बोल रहा है कि यदि कोई कारक T समय में W कार्य करता है तो उसका पावर क्या होगा? दोस्तों पावर बराबर क्या जानते हैं? W बराबर
पावर यानी P बराबर दोस्तों P बराबर दोस्तों W/, क्या हो जाता है, T हो जाता है, ठीक है। पावर बराबर W/T, यानी दोस्तों क्या हो जाता है आपका कार्य बटे समय हो जाता है। तो दोस्तों बस देख लीजिए किस में है, कार्य बटे समय आपका है, ठीक है। पावर पूछ रहा है ना, तो कार्य बटे समय यानी W/T हो जाएगा। तो यहाँ से C आपका क्या हो जाएगा, आपका C दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन देखिए अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से किसके समान होता है, ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों वही चीज आ गया, देखिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास निम्न में से किसके समान है। तो देखिए दोस्तों यहाँ से आप पीरियोडिक टेबल से देखेंगे तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास यानी दोस्तों देखिए जितना भी दोस्तों इसका आपका रहेगा ना दोस्तों, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, फ्रांसियम, ठीक है दोस्तों। तो आपका ये सभी का आपका इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास क्या होगा, आपका सेम ही होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको क्या चीज से डिनोट कर सकते हैं, इसको हम लोग क्षारीय धातु भी तो बोल सकते हैं दोस्तों। आपका पहला वाला जो आपका वर्ग या समूह है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं, हम लोग बताए हैं कि क्षारीय धातु उसको भी वर्ग बोलेंगे, उसी को समूह बोलेंगे, उसी को कॉलम बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देख लीजिए यहाँ से तो आप लोग समझ गए होंगे ना दोस्तों। देखिए तो ये क्या बोल रहा है कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न से किसके समान होते हैं। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, क्षारीय धातु लिखेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन वाला जितने भी आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, जितने भी दोस्तों आपका प्रथम वाला हो जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन वाला बोल रहा है ना, इसलिए प्रथम वाला के हम बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो किसके समान हो जाएगा, आपका क्षारीय धातु के दोस्तों समान हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सारा का आपका समान ही होगा इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास, ठीक है दोस्तों। तो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से हम क्लियर करते जा रहे हैं दोस्तों, कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों बोल रहा है कि लार ग्रंथि से खाली स्थान एंजाइम स्रावित होता है। तो दोस्तों लार ग्रंथि से आपका एंजाइम जो स्रावित होता है वो आपका एमाइलेज होता है, ठीक। सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। एमाइलेज जो है आपका लार ग्रंथि से स्रावित एंजाइम होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों आपका जो एग्जाम दोस्तों ग्रुप डी का होगा उसमें दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल का रहेगा दोस्तों, ठीक है। न्यूमेरिकल का क्वेश्चन रहेगा, इसलिए न्यूमेरिकल को भी आप लोग चुस्त दुरुस्त करके चलिएगा, ठीक है। मेरा दोस्तों अगर न्यूमेरिकल का स्पेशल वीडियो देखना चाहेंगे तो मेरा प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं दोस्तों, उसमें न्यूमेरिकल का वीडियो बना हुआ है, ठीक है। तो देख लीजिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है दोस्तों कि जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक समान गति से, ठीक है दोस्तों, यानी गति आपका चेंज नहीं है, एक समान है। तो देखिए दोस्तों आपका त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर जानते होंगे v माइनस u/t, ठीक है दोस्तों। तो देखिए गति अगर समान है यानी इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, v को अंतिम वेग बोलते हैं, u को आपको इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। तो दोनों को क्या बोल रहे हैं दोस्तों कि आपका समान ही है, ठीक है। यानी अगर e जितना रहेगा उतना ही e रहेगा, ठीक है दोस्तों। कुछ भी लीजिए दोनों सेम रहेगा। तो जब दोस्तों दोनों सेम रहेगा तो आपका ऊपर शून्य आ जाएगा ना, घटेगा तो बराबर में से बराबर घटेगा तो शून्य आ जाएगा। अब बटे टी तो आपका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका त्वरण आपका शून्य हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल का है। देखिए बोल रहा है दोस्तों कि 5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है दोस्तों। जैसे जैसे बोले दोस्तों, देखिए सबसे पहले न्यूमेरिकल के प्रश्नों में ये भी देखिएगा दोस्तों कि क्या सारे एसआई यूनिट में है ना। अगर कोई भी मान लीजिए कि एसआई यूनिट में नहीं है, एक आपका एसआई यूनिट में है और दूसरा आपका सीजीएस में है, तो दोस्तों सबसे पहले क्या कीजिए कि आप एसआई यूनिट में उसको कन्वर्ट कीजिएगा, ठीक है ना। तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा, आंसर आपका गलत हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे देख रहे होंगे सारे आपका एसआई यूनिट में दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए कोई हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है। तो देख लीजिए यहाँ पे आपका भी दिया हुआ है कितना, 5 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। इसी को दोस्तों ऊपर ले जाएंगे तो इन्वर्स चढ़ा देंगे, ठीक है। अगर बट्टे नहीं लिखेंगे तो इससे हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। द्रव्यमान दोस्तों आपको m से डिनोट कर रहा है, ठीक है, कि उसका द्रव्यमान क्या है, m है, ठीक है। देखिए एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इतना है, यानी गतिज ऊर्जा कितना दिया हुआ है दोस्तों, गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा आपका 25 जूल है, ठीक है। तो देख लीजिए इसकी गति दोगुनी हो जाने पर इसका गतिज ऊर्जा क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले तो इससे हम m निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाता है दोस्तों, हाफ m v स्क्वायर हो जाता है। तो हाफ लिख देते हैं दोस्तों, m का मान हमको मालूम है, m तो दोस्तों दिया हुआ है ना, m द्रव्यमान है, m तो हमको निकालना है दोस्तों। अब v दिया हुआ है v स्क्वायर, तो v 5 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। तो 25 से 25 आपका यानी खत्म हो जाएगा। तो m बराबर कितना हो जाएगा, m बराबर यहाँ से आ गया आपका 2 हो गया, ठीक है दोस्तों।
तब बोल रहे हैं ना कि इसकी गति दोगुनी अगर कर दिया जाता है तो इसका गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो ठीक है दोस्तों, गतिज ऊर्जा हम नया निकाल लेते हैं। देखिए गतिज ऊर्जा हम नया निकाल लेते हैं, तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो एम तो दोस्तों हमको आ गया है ना, एम देखिए एम क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे केजी हो जाएगा, ऐसा नहीं कि ग्राम में लिखिएगा, सब आपका एसआई यूनिट में है तो ये भी आपका केजी में हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2 केजी आ गया है तो हाफ एम, ठीक है दोस्तों, तो एम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, अब वी स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी गति दोगुना ना कर दिया जाता है दोस्तों, तो यानी 5 है तो ये आपका अब की दुगुना कर दिया यानी 10 हो जाएगा। तो 10 को दोस्तों स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये वी स्क्वायर होता है ना, हाफ एम वी स्क्वायर, तो आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा दोस्तों, यानी ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, देखिए गति ऊर्जा है ना, तो ऊर्जा है इसलिए कितना हो जाएगा, जूल होगा, यानी 100 क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 आपका जूल हो जाएगा। तो आप लोग कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगा। देखिए दोस्तों आपका कैसे ग्रुप डी में आपका ऑप्शन दिए हुए था, देखिए जूल भी है दोस्तों, न्यूटन भी यहाँ पे है, देखिए 100 है, 50 है। देखिए तो 100 आपका क्या हो जाएगा आपको, देखिए एग्जाम हॉल में दिमाग जो दोस्तों रहता है वो काफ़ी तेज़ी में, मतलब उतना आप शांत नहीं माइंड को रख पाते हैं। ठीक है, इसलिए दोस्तों जल्दी आप देखते हैं कि 100 आया दोस्तों, और 100 आपका न्यूटन भी मार के निकल गए। ठीक है, इसलिए आप देखिएगा दोस्तों कि हम क्या निकालने जा रहे हैं। ठीक है, आप गतिज ऊर्जा निकाल रहे हैं तो इसका ऐसा यूनिट जूल होता है, तो जूल आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि किस में जूल लगा हुआ है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों पिछला बार आपका ग्रुप डी में लगभग बचे, इसी में आप लास्ट सब सही बनाए दोस्तों, और लास्ट में आप आंसर गलती मार दिए, क्योंकि दोस्तों आपका 100 जूल, 100 न्यूटन, 100 वाट ऐसे करके दिए हुए था, और ध्यान से ऐसा यूनिट नहीं देखेगा आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, 100 जूल। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन समझिए। देखिए निम्न में से, ये भी क्वेश्चन बहुत आते रहता है, निम्न में से कौन गति स्थान समय संबंध का समीकरण है। देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है आपका, गति स्थान। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर गति और समय देता तो अलग बात हो जाता दोस्तों। ठीक है, वहाँ पे आपका आंसर चेंज कर जाता, लेकिन गति स्थान जैसे ही बोल रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे एस यानी दूरी का ये जिक्र बोल रहा है। ठीक है, गति स्थान यानी ये दूरी का जिक्र कर रहा है दोस्तों, और जान रहे कि दूरी के इसमें आप एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, हम लोग एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, और समय को टी से। ठीक है, तो गति स्थान के चलते ये बदल गया दोस्तों। ठीक है, मतलब गति रहता तो आपका आंसर चेंज होने वाला था। ठीक है, तो देखिए गति स्थान यानी एस हो गया, ये आपका समय टी हो गया। अब बस देख लीजिए कि एस और टी किस में है, तो देख लीजिए दोस्तों आपका डी जो ऑप्शन है, देखिए एस और टी इसमें भी नहीं है, एस और टी, एस है लेकिन टी गायब है। देखिए यहाँ पे टी है लेकिन एस गायब है, यहाँ पे एस और टी आपका दोनों है, तो इसलिए आपका ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं इसको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला भी दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए 4 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, एक समान वेग के साथ चलने वाली एक वस्तु में 120 जूल की गतिशील ऊर्जा होती है, तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये जूल दिया हुआ है ना, आपका जूल दिया हुआ है, यहाँ पे गतिज के बात बोल रहा है। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला भिड़ा दीजिए। तो दोस्तों गतिज ऊर्जा बराबर क्या जानते हैं, गतिज ऊर्जा बराबर क्या जानते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। बस मान पुट कर दीजिए, आपका गतिज ऊर्जा दिए हुए दोस्तों 120 जूल है। ठीक है, हाफ आपका एम दिए हुए दोस्तों। ठीक है, एम आपको तो सॉरी एम तो निकालना ही है दोस्तों, तो एम आपका हो गया, अब वी स्क्वायर है ना, तो देखिए वी आपका 4 दिए हुए, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 के स्क्वायर करेंगे तो आपका 16 हो जाएगा। तो 2 से क्या हो जाएगा आपका, 2 दूनी 2 8 है आपका 16 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ से 8 से काटेंगे दोस्तों, तो आपका क्या हो जाएगा, एम बराबर आपका 15 8 20 से, यानी कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 15। अब देखिए दोस्तों क्या, देखिए पिछले बार क्या किया था, अभी हम बताएं दोस्तों, देखिए 15 हुआ तो क्या होगा, ये द्रव्यमान है ना, तो हम केजी में लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि सारा एसआई यूनिट में दिया हुआ था, एसआई यूनिट तो दोस्तों देखिएगा ही देखिएगा। ठीक है, इन्हें कैसा ना हो, अभी जस्ट जिक्र किए हैं कि एक एसआई यूनिट में दिया हुआ है और दूसरा सीजीएस में दिया हुआ है। अब आप आंसर निकालने बैठ जाएं दोस्तों, तो आपका बिल्कुल 100% गलत हो जाएगा। सबसे पहले एसआई यूनिट जरूर देख लीजिएगा एग्जाम हॉल में। ठीक है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे बच्चे पिछले वर्ष गलती किए थे। ठीक है, 2018 में। तो दोस्तों देख लीजिए 15 केजी है, और आपका दोस्तों देख लीजिए ऑप्शन कैसे घुमा के दिया हुआ है, 15 पास्कल, 15 वाट, 15 केजी, 15 न्यूटन। तो दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 15 केजी। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा नहीं कीजिएगा कि 15 आए, आप तेजी में रंग के पहला वाला ऑप्शन और भाग गए। ठीक है दोस्तों, आप ऐसा यूनिट देखकर ही बनाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप लोग वीडियो देखकर ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।